तो आज अपन शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर अपना परमाणु संरचना। ठीक है, अपना एक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। इससे पहले अपन 5 चैप्टर पढ़े फिजिक्स के। तो शुरू करते हैं अपना पाठ, परमाणु की संरचना। तो सबसे पहले देखते हैं परमाणु क्या होता है। आपने सुना होगा परमाणु के बारे में, छोटी क्लास में पढ़ के आए होंगे आप 9वीं 10वीं में। ठीक है, तो परमाणु क्या होता है? कोई भी वस्तु या कोई भी पदार्थ, जैसे चाहे अपन इंसान है, जानवर है, या चाहे पेड़ पौधा है, या फिर कोई मान लो चाहे पत्थर है, कुछ भी है, तो सब वस्तुएं क्या होती है? किसी एक इकाई से मिलकर बनी होती है। उस इकाई को बोलते हैं परमाणु। ठीक है, तो कहने का मतलब परमाणु क्या है? प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और वो कण कैसा होता है? अविभाज्य होता है। इन कणों को बोलते हैं परमाणु। समझाने के लिए इधर देखना, आपके यहाँ पे 2 चित्र दिखाई दे रहे होंगे आपको। ठीक है, ये क्या है? मकान। क्या है? मकान है। अगर मैं कहूँ कि यार जो आपको जो सामने मकान दिखाई दे रहा है, ये किससे बना हुआ है, तो आप क्या कहोगे कि सर इस मकान में 2 मंजिलें हैं, कुछ कमरे हैं, मान लो 5-7 कमरे हैं, जो भी है। अगर मैं कहूँ कि अगर इसमें 2 मंजिलें, तो आप एक मंजिल को हटा दो, तो फिर क्या बचेगा? मकान कैसे बना है? कुछ कमरों से मिलकर। मैं कहूँ कि आप कमरों को भी हटा दो, तो सबसे पहले क्या बना कि सर पहले एक कमरा बना होगा। ठीक है, अब मैं कहूँ कमरे की छत हटा दो, तो फिर क्या बचेगा? दीवारें। अब मैं अगर आपको कहूँ कि दीवारें जो है वो कैसे बनी है, तो आप कहोगे ईंटों से। कैसे बनी है? ईंटों से। ये दिखाई दे रही है ईंटें। तो कहने का मतलब क्या है? ये जो पूरा मकान, जो शानदार मकान दिखाई दे रहा है ना, देखा जाए तो किससे बना हुआ है? ईंट से। एक एक ईंट के जोड़ने से पूरा बिल्डिंग बनी हुई है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से हर पदार्थ, प्रत्येक पदार्थ एक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, बस उसी को कहते हैं परमाणु। ठीक है, अगर मैं बात करूं जैसे कि मान लो मकान में, अगर इस मकान के अंदर परमाणु की बात करूं, तो क्या है? ईंट है। क्या है? ईंट। क्योंकि ये ईंट भले अपन को दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन ये पूरा मकान एक एक ईंटों के मिलने से बना है। ठीक है, तो ये तो हो गया सूक्ष्म कण के बारे में। अब इसमें एक पॉइंट और लिखा है, अविभाज्य कण। तो अविभाज्य का मतलब होता है जिसको दोबारा तोड़ा ना जा सके। ठीक है, जिसको दोबारा तोड़ा ना जा सके। तो मैंने बताया, जैसे आपने पूरा मकान के बारे में भी बताया, मकान में 2 मंजिल थी, अपन ने एक मंजिल तोड़ के दिखा दी, फिर भी कुछ बचा। फिर अपन ने कमरों को तोड़ दिया, फिर क्या बचा? एक कमरा। फिर अपन उसकी छत तोड़ दी, फिर क्या बची? दीवारें। दीवारें हटा दी, तो फिर क्या क्या निकला? ईंटें। लेकिन अब आप ईंट को तोड़ के कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से ईंट है, ईंट से छोटा कुछ भी नहीं है। मकान बनाने के लिए ईंट से छोटा कुछ भी नहीं है। अगर आप ईंट को भी तोड़ोगे तो क्या होगा? मिट्टी निकल जाएगी। तो और मिट्टी के ढेर से मकान नहीं बनेगा। तो मकान बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए आपको? ईंट। ईंट तो चाहिए चाहिए। उसी प्रकार से किसी भी पदार्थ, कोई भी पदार्थ है, वो कैसे बनता है? छोटे छोटे परमाणुओं के मिलने से। इसलिए कहते हैं परमाणु क्या है? सूक्ष्म कण होते हैं, और जिनको आगे दोबारा तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, अगर आप परमाणु को तोड़ोगे तो क्या होगा? फिर वो काम का नहीं रहेगा। अगर आपको जिस प्रकार से बिल्डिंग बनानी है, तो उसी प्रकार से कोई भी पदार्थ बनाना है, तो आपको परमाणु चाहिए ही चाहिए। आप परमाणु को आगे विभाजित नहीं कर सकते। ठीक है, ये इसके बारे में हो गया। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो दोस्तों क्या हुआ, जब परमाणु की जो खोज हुई, तो हर चीज़ की खोज होती है शुरू में। तो पहले कोई आदमी क्या बोलता है, कोई वैज्ञानिक क्या बोलता है, तो ये 4 वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक एक करके परमाणु के बारे में बताया था। सबसे पहले डोल्टन ने बताया था। फिर वो अच्छे से नहीं बता सका, तो उसके बाद वैज्ञानिक आया थॉमसन, उसने कुछ उसमें सुधार किया। फिर उसमें सुधार किया रदरफोर्ड ने, फिर लास्ट में नील्स बोर ने। तो इस प्रकार से सबसे जो बढ़िया जो सिद्धांत दिया, तो किसके बारे में? किसका था? नील्स बोर का। ठीक है, तो अपन देखते हैं इनको एक एक करके कि क्या क्या बोला था इन्होंने परमाणु के बारे में। अपन ने अभी इतना सा पढ़ा कि परमाणु क्या होता है? सूक्ष्मतम कण। लेकिन परमाणु होता कैसा है, उसके बारे में इन्होंने बताया।
कि परमाणु रियल में दिखता कैसा है, क्या क्या उसमें क्या क्या होते हैं। जिस प्रकार से मैं कहूँ कि आपको अभी क्या पता चल गया बस ईंट के बारे में, कि मकान काय से बना है, ईंट से, लेकिन वो जो ईंट है वो काय से बनी है, को किस तरीके से बनी है, वो अभी अपन को पता नहीं। तो उसको बताने के लिए ये वैज्ञानिकों ने क्या किया, अलग अलग सिद्धांत दिए। तो अब ये बताएंगे जो अपना जो परमाणु जो है ना, जो सूक्ष्म कण, वो कैसे बनता है या उसमें उसकी संरचना कैसे होती है। ठीक है, तो डोल्टन, तो ये जो अपन सबसे पहले परमाणु की जो परिभाषा पढ़ के है ना, कि सूक्ष्म कण होता है, अविभाज्य होता है, तो ये सबसे पहले किसने बताया, डोल्टन ने। डोल्टन ने बस बोल दिया कि भैया प्रत्येक पदार्थ क्या होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है, और ये परमाणु क्या होते हैं, अविभाज्य, मतलब इनको आगे तोड़ा नहीं जा सकता। तो सबसे पहले ये बात किसने बोली, डोल्टन ने। पर उसने बस बोल दिया, उसने इनको बताने के लिए कोई प्रूफ नहीं दिया। ठीक है, उसने बस बोल दिया, उसको कुछ लगा ऐसा, उसने बोल दिया कि ऐसा ऐसा होता है, लेकिन वो इनको साबित करने के लिए उसने कुछ ऐसे ठोस सबूत नहीं दिए। ठीक है, तो उसने क्या बोला कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है, और उन कणों को, वो कण क्या होते हैं, अविभाज्य, इनको ही परमाणु कहते हैं। फिर उसने क्या बोला, एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं और अलग अलग तत्व के परमाणु अलग अलग होते हैं। कहने का मतलब क्या है, ये ऐसा बोलना चाह रहा था जैसे मैं आपको कहूँ जैसे लकड़ी है, तो लकड़ी कैसे बने, लकड़ी के परमाणुओं से, छोटे छोटे परमाणु से मिलकर लकड़ी बनी। इसी बात से मानो लोहा है तो वो भी परमाणु से बना है उसके। अगर आप अब लकड़ी है, एक लकड़ी को काटोगे, एक लकड़ी थी आपको, आपने दो भाग में अलग अलग कर दिया, तो ये बताओ वो जो दोनों भाग हुए उसमें एक ही प्रकार के गुण होंगे या अलग अलग। तो आप कहोगे एक जैसे। कहने का मतलब है, अगर मैं कहूँ कि मान लो लकड़ी में करंट नहीं लगता है, अगर आपने लकड़ी के दो भाग कर दिए, तो क्या किसी एक में करंट लगने लग जाएगा क्या, नहीं। क्यों, आपने उनको अलग जरूर कर दिया, लेकिन उस क्या हुआ, जो लकड़ी के जो सारे परमाणु जो है ना, वो उन सभी के गुण एक जैसे हैं, इसलिए इसलिए क्या होगा, आप भले ही लकड़ी के कितने टुकड़े कर दो, लेकिन उनके जो मेन जो गुण होंगे ना, वो एक जैसा रहेंगे। जैसे मैं कहूँ कि आप लकड़ी पानी में नहीं डूबती है, लकड़ी पानी में नहीं डूबती है, तो चाहे फिर वो कितनी छोटी लकड़ी हो या बड़ी लकड़ी हो, वो पानी में नहीं डूबेगी। क्यों, क्योंकि भैया जो वो जिससे बने हैं ना परमाणु से, वो तो उनके गुण एक जैसे हैं, इसलिए एक तत्व के मतलब कोई एक पदार्थ है तो उसके सभी परमाणु एक जैसे होते हैं। लेकिन फिर क्या बोल रहा है, अलग अलग तत्व के अलग अलग होते हैं। तो कहने का मतलब, अगर आप लोहा ले लो, तो दो तत्व हो गए, लकड़ी और लोहा, तो अब लोहे के गुण अलग होंगे लकड़ी से। क्यों, क्योंकि लोहे के परमाणु के गुण अलग हैं। तो कहने का मतलब, जैसे लोहे में करंट भी लगेगा, ठीक है, और लोहे को पानी में डालोगे तो डूब जाएगा, तो लकड़ी तो डूब नहीं रही। इससे क्या साबित हो रहा है कि जिससे निर्माण हुआ है लोहे का और जिस परमाणु से निर्माण हुआ है लकड़ी का, वो दोनों के गुण अलग अलग है, इसलिए दोनों क्या कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ें प्रदर्शित कर रहे हैं। समझ में आ गया होगा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। तो जो अपने जो भाई थे, कौन थे, डोल्टन ने तो बस बता दिया कि ऐसा होता है, तो उन्होंने कोई साबित नहीं किया। उसके बाद थॉमसन आए। अब थॉमसन ने क्या किया, परमाणु की स्ट्रक्चर बताने की कोशिश की। ठीक है, डोल्टन ने बस क्या बोला था कि छोटा कण होता है और अविभाज्य होते हैं, और सभी अगर समान तत्व है तो उनके गुण एक जैसे होंगे, और असमान तत्व है या अलग अलग पदार्थ है तो उनके परमाणु अलग अलग होंगे। लेकिन उसने बताया नहीं था कि कैसे होता है परमाणु, देखने में कैसे होता है, उसमें क्या क्या होता है। तो उसके लिए सबसे पहले थॉमसन आए थे। कौन है, थॉमसन, उनने सबसे पहले बताया। तो उन्होंने क्या बोला, थॉमसन ने बोला कि परमाणु क्या है, एक धनावेशित गोला है। क्या है, धनावेशित गोला, ये देखो ये, और जिसमें इलेक्ट्रॉन जगह जगह समाहित होते हैं। कहने का मतलब है, ये जो मॉडल है इसकी तुलना तरबूज से की गई थी। ठीक है, तरबूज आप सबने देखा होगा। तो थॉमसन ने ये कहा कि जिस प्रकार से जो तरबूज में जो ये लाल भाग है ना, लाल भाग, वो तो क्या है, धनायन, क्या है, धनावेश है। क्या है, धनावेश। जिस प्रकार से इस लाल भाग में काले काले जो बीज है, क्या है, काले काले बीज, ये काले काले बीज क्या है, ऋण आवेश है। क्या है, ऋण आवेश। ठीक है, और इस ऋण आवेश को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। ऋण आवेश को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन और धन आवेश को बोलते हैं प्रोटॉन। ठीक है,
तो उसने क्या बोला कि प्रत्येक परमाणु किससे मिलकर बना होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से। किससे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से। तो प्रोटॉन तो क्या होते हैं, प्रोटॉन तो क्या होते हैं धन आवेशित, प्रोटॉन क्या होते हैं धन आवेशित, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं ऋण आवेशित। तो अब इसने इसने बताया कि भाई ये जो परमाणु होते हैं ना वो किससे मिलकर बनता है। ये परमाणु के अंदर देखें तो जिस प्रकार से ईंट कैसे बनती है, मिट्टी से, तो उसी प्रकार से उसने बोला कि भैया परमाणु जो बनता है ना वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से बनता है। तो अब उसने बताया कि मान लो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से बनता है, पर वो रहते कैसे है, तो उसने कहा कि जिस प्रकार तरबूजे में पूरा जो लाल भाग होता है ना, ऐसे ही परमाणु क्या होता है, एक गोला होता है, और जिस प्रकार से वो लाल भाग है गुदा, उसी प्रकार से पूरा वो जो गोला ठोस गोला है वो तो होता है प्रोटॉन का, और वो होता है धन आवेश वाला। और उस धन आवेश के गोले में जगह जगह क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पड़े रहते हैं। ठीक है, तो जिस प्रकार से तरबूजे का इसने बताया था, तो ये हो गया। अब इसकी कमियां, अब इसने इसकी भी कुछ कमियां थी। क्या थी, ये नहीं बता सका कि भैया जब इस धन आवेशित गोले के अंदर ऋण आवेश रहेगा तो वो कैसे रहेगा स्थिर, क्योंकि या तो ये न्यूट्रल के धन आवेश और ऋण आवेश अगर पास में रहेंगे तो क्या करेंगे, दोनों आकर्षित होंगे और एक दूसरे को नष्ट कर लेंगे, एक दूसरे को क्या कर लेंगे, नष्ट। ऐसा होता है रियल में तो, लेकिन इसको साबित नहीं कर सका, बस इसने बोल दिया, बाकी ये बता नहीं सका कि ऐसा कैसे होता है। तो ये मॉडल भी क्या हुआ बाद में वैज्ञानिकों ने अमान्य घोषित कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब इसके बाद में वैज्ञानिक आया रदरफोर्ड, यहाँ से अपना शुरू होता है परमाणु के बारे में सही। रदरफोर्ड क्या है, रदरफोर्ड इधर देखो, तो रदरफोर्ड ने बताया, रदरफोर्ड ने क्या किया, एक प्रयोग किया। क्या किया, एक प्रयोग किया। ठीक है, तो उसने क्या किया, ये देखो यहाँ पे उसने क्या किया, यहाँ पे ये अल्फा कण का सोर्स है, अल्फा कण। अल्फा कण मतलब ये एक सोर्स है, यहाँ से अल्फा कण निकलेंगे। इन अल्फा कणों को उसने निकाला, ये जो दिख रहा है येलो, ये येलो क्या है, सोने की सोने की पतली परत है। जिस प्रकार से कागज होता है ना, कागज ऐसा है, लेकिन ये काहे का है, सोने का। एक तरह से मान लो ये क्या है, सोने का कागज, सोने की पन्नी। जैसे आपने एल्यूमिनियम कोयल देखी ना, एल्यूमिनियम कोयल, इसी प्रकार से सोने की कोयल थी, बिल्कुल पतली। अब इस पे इसने क्या किया, बौछार की अल्फा कणों की। ठीक है, अल्फा कणों की बौछार। तो यहाँ देखो, तो इसने जब इसको रेगुलर बौछार की तो इसने इसको क्या दिखा, इसको दिखा कि जो इसने ये जो यहाँ इसको अब यहाँ समझो, ये सारे क्या है, ये तीर के निशान अल्फा कण। तो इसने दिखा कि अधिकांश अल्फा कण तो बिल्कुल सीधे निकल गए, सीधे, ये देखो, ये सीधे यहाँ से निकले, सीधे चले गए, सीधे चले गए, सीधे चले गए। यहाँ भी देखो आप, ये ये जो है ये इसी को बता रहा है। ठीक है, तो इसने बोला कि भैया इसने देखा मतलब कि अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए, और कुछ मतलब बहुत कम अल्फा कण थे जो क्या हुआ, थोड़े से मुड़ गए। जैसे ये वाला देखो, ये इस चित्र में ये जो है ना, ये और ये, तो कुछ अल्फा कण क्या हुए, थोड़े से अपने मार्ग से विचलित हो गए, मुड़ गए। लेकिन उसने ऐसा देखा कि लगभग 12,000 कणों में से एक कण, कितना, लगभग 12,000 कणों में से एक कण ऐसा था जो, ये देखना आप, ये वाला टकरा के वापस आ गया, टकरा के जिधर से आ रहा था उधर, इधर ये वाला, ये दिख रहा ना, ये इधर गया, टकरा के वापस आ गया। ठीक है, तो उसने तीन चीज़ें देखी। क्या देखा उसने, तीन चीज़ें, कि जब इस सोने की जो थी पन्नी, उस पर अल्फा कण डाले गए तो अधिकतर अधिकतर अल्फा कण सीधे निकल गए, सीधे निकल गए बिना मुड़े। और कुछ कण क्या हुए, सीधे थे और थोड़े टेढ़े हो गए। लेकिन कुछ एक कण ऐसा था 12,000 में से जो ऐसे जा रहा था, और वो घूम के ऐसे हो गया। ठीक है, ऐसे हो गया। तीन चीज़ें देखी। तो अब मैं आपको इसका थोड़ा सा दिखाता हूँ एक और।
ये देखो इसमें ये रदरफोर्ड का फर्क था। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये जो घूम घूम कर इस जो चल रहे हैं, ये क्या है? अल्फा कण। तो ये देखो ऊपर वाले नीचे वाले अल्फा कण सीधे जा रहे हैं, केवल एक अल्फा कण है बीच वाला, ये बीच वाला देखो अल्फा कण, ये वापस टकरा के वापस आ रहा है, टकरा के वापस आ रहा है। और ये बीच में कुछ गोला गोला बन रहा है, ये इसके टकरा के वापस आया, इसके टकरा के वापस आया। ये आपको दिख गया। अब अपन इसकी व्याख्या करते हैं। ठीक है, ये अपने देख ले थोड़ा सा वीडियो, अब देखना क्या होता है। इस आधार पर उसने क्या बोला, ये यहाँ पे देख लो आप, एक बार और देख लो चित्र। ये अधिकतर अल्फा कण सीधे निकल गए, ये सीधा निकल गया, ये सीधा निकल गया। लेकिन ये देखो आप, ये वाला ये कुछ मुड़ गया, मुड़ गया थोड़ा सा, मुड़ गया, ये वाला थोड़ा सा मुड़ गया। और एक कण ऐसा था जो यहाँ से ऐसे चला गया, यहाँ से टकरा के ऐसे चला गया। तो ये इसने प्रयोग में देखा। तो इस प्रयोग को देख करने के बाद में उसने क्या किया, कुछ चीज़ें बताई। क्या बताई? कुछ चीज़ें। उसने कहा कि भैया जो परमाणु जो होता है ना, परमाणु, उसका अधिकांश भाग क्या होता है? खोखला होता है। क्या होता है? खोखला। जैसे कि ये, अब यहाँ पे परमाणु है, ये एक परमाणु दिखाया गया, तो उसका अधिकांश भाग खोखला, मतलब ये जो भाग है ना पूरा, ये सब क्या है? खोखला है। खोखला मतलब इसमें भार नहीं है, मतलब ये खाली भाग है। क्या है? हवा है, एक तरह से मान लो खाली भाग है। ठीक है। इसी वजह से क्या हो रहा था, इसी वजह से क्या हो रहा था, जो अधिकांश जो अल्फा कण थे ना, वो ऐसे निकल जाते थे सीधे। क्यों? क्योंकि भैया इनको रोकने वाला कोई नहीं है, तो खाली है, ये खाली जगह है, खाली जगह है। ठीक है। तो उसने निष्कर्ष निकाला कि जो अधिकांश जो अल्फा कण सीधे क्यों निकल गए, क्योंकि भैया प्रोटोन जो परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? खोखला। तो उसने कहा कि खोखला होता है इसलिए अधिकांश सीधे निकल गए। अब क्या होता है, फिर उसने दूसरी बात बोली कि परमाणु का जो द्रव्यमान होता है ना, द्रव्यमान, या अपन यूँ कहें ना कि वजन जो होता है ना किसमें, परमाणु के अंदर, या जो भार होता है, या फिर जो ठोस जगह होती है, जैसे मान लो आप ठोस जगह पत्थर जैसी, जैसे वो कहाँ पे होती है? केवल बीच में, केवल बीच में। ये वाला, ये देख लो आप, ये इसको बोलते हैं, इसे इसने क्या बोला? नाभिक। क्या बोला? नाभिक। तो उसने बोला कि भैया परमाणु का अधिकांश भाग तो खाली होता है, लेकिन बीच में क्या होता है? उसका द्रव्यमान होता है, जिसको बोलते हैं नाभिक। और इस नाभिक में क्या क्या, इसमें नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन। क्या होते हैं? प्रोटॉन। ठीक है। तो इस नाभिक के अंदर प्रोटॉन उपस्थित होते हैं, और प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन के बराबर हो, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो इसी वजह से क्या हो रहा था, वो जो एक कण जो था ना, जो टकरा के वापस आ रहा था, वो क्यों? क्योंकि भाई ये यहाँ जगह खाली है, लेकिन जैसे ये तो ठोस है, ये टकराएगा ना, तो टकरा के वो वापस आ रहा था। वो इस वजह से आ रहा था। क्यों? क्योंकि आसपास तो जगह खाली थी, लेकिन बीच में बहुत छोटा सा स्थान था जो क्या था? ठोस था। इस वजह से ये वापस आ रहे थे, समझ गए? इस वजह से ये वापस आ रहे थे। तो उसने प्रयोग से निष्कर्ष निकाले तीन। क्या? अधिकांश भाग तो खाली होता है, इसीलिए अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं। ठीक है। और बाकी परमाणु के बीच में, सेंटर में क्या होता है? प्रोटॉन होते हैं। और सारा जो वजन होता है ना, सारा द्रव्यमान या सारा ठोस जगह, वो कहाँ होती है? बीच में होती है। किसके? परमाणु के बीच में। इस वजह से वो एक कण टकरा के वापस आ रहा था, टकरा के वापस आ रहा था। और जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन वो कहाँ होते हैं? इस नाभिक, जो नाभिक है ना, ठोस जगह है, इसके चारों तरफ एक गोल इसमें वृत्ताकार कक्ष में चक्कर काटते हैं। तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन क्या है? इसके चक्कर लगा रहे हैं। एक चक्कर कैसे लगाते हैं? गोल वृत्ताकार कक्ष में। ये देखो पूरा गोल है ऐसे। ठीक है। तो ये इसने बता दिया है। ठीक है। तो इसने लगभग लगभग क्या बता दिए? संरचना। अब देखना इसके अनुसार, ये ये देख रहा आपको, ये घूम रहा है। तो उसने क्या कहा कि बीच में क्या होते हैं? प्रोटॉन, ठोस जगह, और आसपास इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं। किसमें? गोल गोल कक्षा, गोल गोल इस वृत्ताकार पथ पे। ठीक है। अब देखते हैं आगे।
इतना हो गया, इतना बता दिया। अब आगे देखते हैं इसके बारे में। अब इसकी कमी है, तो रदरफोर्ड ने इतना इतना तो बता दिया ठीक ठाक कि परमाणु क्या होता है, परमाणु के बीच में क्या होता है, नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन होते हैं, और परमाणु का सारा द्रव्यमान उसी जगह होता है, और उसी नाभिक के चारों ओर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। लेकिन ये एक चीज़ नहीं बता सका क्या, यहाँ पे देखो, आप मुझे बताओ, अगर कोई आदमी, जैसे अगर आप है, मान लो आप चक्कर लगा रहे हो, एक चक्कर लगा रहे हो, बड़ा सा चक्कर लगा रहे हो, तो धीरे धीरे कब तक लगाओगे, धीरे 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 क्या होगी, आपकी एनर्जी कम होगी, मतलब आपकी ऊर्जा कम होगी, और आप थक जाओगे, और धीरे 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 आप, जैसे आप पहले बड़ा चक्कर लगा रहे थे, फिर छोटा चक्कर हो जाएगा, फिर और छोटा हो जाएगा, फिर और छोटा हो जाएगा, वो लास्ट में कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, अगर कोई भी चीज़ वृत्ताकार पथ में अगर गति करती है ना, तो धीरे धीरे धीरे, ये देखो, जैसे मान लो ये पहले ये बड़ा चक्कर था, ठीक है, फिर छोटा हो गया, फिर छोटा हो गया, फिर छोटा, फिर छोटा, छोटा हो गया, लास्ट में कहाँ चला जाएगा, बीच में नाभिक में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नियम है ऐसा, क्योंकि भैया कोई बिना एनर्जी के थोड़ी काम करेगा, कब तक करेगा बिना एनर्जी के। मान लो बड़ा चक्कर काट रहा था, जब तक उसमें ऊर्जा थी, जैसे उसमें क्या होगी, ऊर्जा की कमी होगी, वो छोटा हो जाएगा, फिर और छोटा, फिर और छोटा, तो यहाँ दिखाई दे रहा है जैसे ये, ठीक है ये। तो कहने का मतलब है ऐसे होता है रियल में, लेकिन ये जो रदरफोर्ड था ये इस चीज़ को बता नहीं सका। इसने ये तो बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन गोल गोल चक्कर में, कक्षा में चक्कर लगाते हैं, लेकिन ये नहीं बता सका कि भाई अगर ये चक्कर लगाते हैं तो फिर ये बीच में गिरते क्यों नहीं, ये नाभिक के अंदर क्यों नहीं गिरते, क्योंकि रियल में गिरना चाहिए। तो ये इसको साबित नहीं कर सका, बाकी इसने लगभग लगभग सारी चीज़ें बता दी थी, ठीक है। तो इसके बाद में क्या होता है, अगला वैज्ञानिक आता है जिसका क्या नाम था, बोर। तो जो रदरफोर्ड की जो कमियां थी वो इसने पूरी की। तो अब अपन को क्या समझ में आ गया, डाल्टन से लेके यहाँ तक अपन को इतना समझ में आ गया कि परमाणु जो होता है वो कैसा होता है, उसके मध्य में क्या होता है, प्रोटॉन। क्या होता है, प्रोटॉन। क्या होता है, प्रोटॉन। और प्रोटॉन क्या होता है, धन आवेश। प्रोटॉन में क्या होता है, धन आवेश। और वो जो धन आवेश होता है उस वहीं पे क्या होता है, सारा द्रव्यमान या वजन। बाकी आसपास खाली जगह होती है, और उस खाली जगह में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं वृत्ताकार कक्ष में। ये इतना तो पहले सब लोगों ने बता दिया। तो इसने अलग से क्या बताया, इसने दो चीज़ें बताई। एक तो क्या बताई, इसने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाते हैं ना गोल पथ में, उनको इसने क्या नाम दे दिया, कक्षा। क्या दे दिया, कक्षा। एक कक्षा, जैसे कि ये देखो, ये गोला, ये है पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, ये याद देखो, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो इसने एक तो ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाते हैं उनको बोलते हैं कक्षा या कक्ष में। अब इसने एक चीज़ और बताई, क्या, रदरफोर्ड ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते हैं, पर वो ये नहीं बता सका अगर वो घूम रहे तो नाभिक में क्यों नहीं गिर रहे। तो इसने बोला, इसने ऊर्जा का कारण भी बताया। इसने क्या कहा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में घूमता है, अगर अपनी ही कक्षा में घूमता है तो वहाँ पे ऊर्जा की हानि नहीं होती है। कहने का मतलब है, जैसे कि मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, एक कोई इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये, इसकी कक्षा कौन सी है, दूसरी। अगर ये दूसरी कक्षा में ही घूमेगा बराबर, तो इसकी कभी भी इसको ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। ना तो इससे ऊर्जा निकलेगी, और ना ही ये ऊर्जा किसी से लेगा। क्यों? क्योंकि ये अपनी ही कक्षा में है। इसी वजह से क्या होता है, ये नाभिक में नहीं गिरता है। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़ के दूसरी कक्षा में जाएगा, मान लो इसकी कक्षा ये थी पहली, अगर ये मान लो कूद के इसमें चला गया, तो दो चीज़ होगी, इसको ये छोटी है, ये बड़ी कक्षा है, तो ऊपर जाने के लिए इसको क्या चाहिए, ऊर्जा, अलग से ऊर्जा। तो कहने का मतलब है, अगर इस परमाणु को अलग से ऊर्जा मिल गई ना, तो इलेक्ट्रॉन कूद के कहाँ चला जाएगा, ऊपर। लेकिन वापस वो वहाँ ज़्यादा देर नहीं रुक सकता है, जब तक उसकी ऊर्जा है तब तक ही रहेगा, फिर वो वापस कहाँ जाएगा, अपनी कक्षा में, तो फिर वहीं रहेगा। तो वो अपनी कक्षा में रहेगा, तभी वो स्थायी रहेगा, ठीक है। अब देखना, जैसे कहने का मतलब, जैसे कि आप हो, मान लो आप कक्षा 11 में हो, कौन सी क्लास में हो, कक्षा 11 में। आप अपने क्लास में आते हो डेली, तो आपको कोई मना नहीं करता है। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि यार आपकी कक्षा 11 है, तो 11 क्लास में अगर आप बैठोगे तो कोई आपको मना नहीं करेगा। लेकिन अगर आप एक दिन कक्षा 12 में चले जाओ गलती से, क्या होगा,
टीचर आपको भगा देगा। क्यों? क्योंकि वो आपकी कक्षा नहीं है। आपकी कक्षा कौन सी है? 11। 11 में आओगे तो आपको कोई मना नहीं करेगा। तो इसी प्रकार से इसने भी कहा कि हर इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कक्षा फिक्स होती है। अगर वो अपनी कक्षा में घूमेंगे ना तो उनको ऊर्जा ना तो लेनी पड़ेगी ना देनी पड़ेगी, ना तो लेनी पड़ेगी ना देनी पड़ेगी। लेकिन अगर वो जो अपनी कक्षा बदलते हैं तो फिर उनको ऊर्जा की आवश्यकता होगी या फिर वो ऊर्जा देंगे। ठीक है। तो कहने का मतलब इसने ये बता दिया कि जो इलेक्ट्रॉन जो घूमता है वो नाभिक में क्यों नहीं गिरता है, क्योंकि वो अपनी ही कक्षा में चक्कर काट रहे हैं, तो वहाँ पे उनको आवश्यकता ही नहीं होती है। तो जब उनको अपनी कक्षा में आवश्यकता नहीं होती है तो ऊर्जा कमी नहीं होती है और वो निरंतर घूमते रहते हैं। तो जो रदरफोर्ड जो चीज़ नहीं बता सका वो इसने बता दी। ठीक है। ये देखो, इसमें देखो जैसे ये क्या है, ये बीच में क्या है, न्यूक्लियर, ये क्या है, केंद्रक। केंद्रक क्या है? केंद्रक। इसको बोलते हैं नाभिक। ये ये नाभिक है और ये इलेक्ट्रॉन सब चक्कर काट रहे हैं इधर उधर। ठीक है। यहाँ पे देख लो, ये वही चीज़, ये बीच में क्या है, नाभिक। ये मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। ये अपने मान लो इनको नंबर दे दिए, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। अगर ये पहला वाला इलेक्ट्रॉन इसी ये जो इसकी जो एक मिनट सही से बता दो, ये देख लो, ये जो इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन को, इसका नंबर क्या है, पहला। देखो ये पहला, इसका दूसरा, इसका ये तीसरा इलेक्ट्रॉन है। तो इस इलेक्ट्रॉन की क्लास कौन सी है? पहली क्लास है। इसकी क्लास कौन सी है? दूसरी। इसकी क्लास तीसरी। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर कक्षा एक में चक्कर काटेगा ना तो ये निरंतर चक्कर काटता रहेगा, क्योंकि इसकी इसी की कक्षा है। तो यहाँ पे इसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये ज़्यादा होशियार बना और अगर ये ऊपर गया तो अब ये कक्षा एक से कक्षा दो में जो गया तो फिर यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुक सकता, क्योंकि ये इसकी कक्षा नहीं है। ये एक आध चक्कर काटेगा और वापस इसको इसकी कक्षा में आना पड़ेगा। ठीक है। इस प्रकार से जैसे मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ, थोड़ा सा दिखा पता चल जाएगा आपको। ये देखो, जैसे ये दो, इसमें दो कक्षा है, ये छोटी वाली और ये बड़ी वाली। तो मान लो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो छोटी वाली कक्षा का इलेक्ट्रॉन है और वहाँ चक्कर काट रहा है। ये देखो, ये छोटी कक्षा में काट रहा है। अब देखना, ये काटता काटता इसको कहीं से ऊर्जा मिली, ये ऊर्जा आई और ये ऊर्जा लेके बड़ी कक्षा में आ गया। बड़ी कक्षा में आ तो गया है, लेकिन बड़ी कक्षा में अब ये रहेगा नहीं, ये वापस उसकी कक्षा में आ गया। इस प्रकार से तो कहने का मतलब है, अगर ये इसी की कक्षा में चक्कर काटेगा ना तो ये हमेशा चक्कर काटता रहेगा, कभी भी ना गिरेगा नहीं। लेकिन अगर ये अपनी कक्षा को छोड़ेगा तो फिर इसको दिक्कत आएगी। ठीक है। तो ये था बोर का मॉडल। तो आज अपन यही तक पढ़ेंगे। अब कल से अपन पढ़ेंगे, अब ये जो इन्होंने तीनों चारों वैज्ञानिकों ने जो दिए उसके निष्कर्ष के आधार पे परमाणु की संरचना अपन देखेंगे। ठीक है। अब तक तो क्या था, परमाणु की खोज चल रही थी। तो डोल्टन ने तो बस बता दिया था कि भैया परमाणु कुछ नहीं होता है, परमाणु क्या होता है, छोटा कण होता है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन उसने और कोई चीज़ बताई नहीं थी। उसका थॉमसन आया, थॉमसन ने थोड़ा थोड़ा बताया। उसने बोला कि भैया परमाणु में क्या होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, और वो कैसे रहते हैं, जैसे खरबूजे की तरह, सॉरी तरबूजे की तरह। जिस प्रकार से तरबूजे में लाल लाल भाग होता है वो तो क्या होता है, प्रोटॉन, मतलब धन आवेश। और जो बीज होते हैं ना, उन बीज की तरह क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है। उसके बाद में आया रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया था। उस प्रयोग के आधार पर उसने तीन चीज़ें बताई। क्या बताई? कि जो परमाणु जो होता है उसके मध्य में क्या होता है, नाभिक, और उस नाभिक में होता है प्रोटॉन। और उसी नाभिक में परमाणु का सारा द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब एक तरह से वजन कहे तो सारा द्रव्यमान होता है। बाकी आसपास सब क्या होते हैं, खोखले होते हैं। उस खोखली जगह में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं। कैसे काटते हैं, वृत्ताकार कक्ष में। ये रदरफोर्ड ने बताया था। लेकिन रदरफोर्ड ये नहीं बता सका कि भैया वो चक्कर काटते हैं तो गिरते क्यों नहीं है। अब ये इस चीज़ को बताया बोर ने। किसने? बोर ने बताया कि वो क्यों नहीं गिरते। उसने कहा कि भैया अगर वो अपनी कक्षा में है ना तो नहीं गिरेंगे, और अगर नेता बनकर दूसरे की में जाएंगे तो फिर वो उनको वापस अपनी कक्षा में आना पड़ेगा। ठीक है। तो ये इस प्रकार से। तो धन्यवाद, आपको समझ में आएगा अच्छे से। फिर
इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।